एक्चुअली आई लाइक कैजुअल टॉकिंग। बैठ के सिटिंग में एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन, आदान प्रदान, गिव एंड टेक अच्छा लगता है। बट इट्स वन साइडेड। आप सब लोग इस तरह से मेरी और अटेंटिव हैं। आई एम फीलिंग नर्वस, बट एनीवे कोशिश करता हूँ अब अपने बातों को थोड़ा सा इंटीग्रेट करने का। और यहाँ ऐसे ऐसे लोग बैठे हुए हैं, बहुत सारे मेरे गुरुजन हैं, मतलब मेरे पिता के साथ उन लोगों का रिलेशन रहा है, जोशीदा, ये सब बोरसेदा, तो उन लोगों से सुना है बचपन से। और आज उनके सामने में ही पर प्रिय परम की बात है, इष्ट की बात है। और अभी जैसे कीर्तन चल रहा था तो एक ऐसा माहौल क्रिएट होता है भजन में, कीर्तन में और उत्तम वो नृत्य में। बैठा बैठा मैं महसूस कर रहा था कि एक्चुअली एनेस्थेसिया होता है ना, इट्स लाइक दैट कि जब हम किसी कष्ट में होते हैं, ऑपरेशन की ज़रूरत होती है इमीडिएट। ऑपरेशन इज़ नॉट द नॉर्मल मोड ऑफ लाइफ, ये है क्राइसिस मैनेजमेंट के लिए। तो उस समय दर्द को ना महसूस करें, कष्ट को ना महसूस करें, इसलिए एनेस्थेसिया दिया जाता है। कीर्तन टाइप ऑफ एनेस्थेसिया कि उस इमोशन में, उस नृत्य में फिजिकली मेंटली हम इतने इलेट हो जाते हैं कि उस समय सांसारिक दिन दुनिया का दुख दर्द कष्ट सब पीछे रह जाता है, भूल जाते हैं। और वो इलेशन एक ऐसा स्पिरिट पैदा करता है। बट आफ्टर दैट, जैसे ही वो एनेस्थेसिया ख़त्म होता है तो फिर ऑपरेशन कंप्लीट हो जाता है। आफ्टर दैट डॉक्टर प्रेस्क्रिप्शन करते हैं कि डे टू डे प्रतिदिन ऐसे ऐसे चलना है, ये मेडिसिन्स लेने हैं, ये डाइट लेने हैं, ताकि फिर से ये एनेस्थेसिया ना लेना पड़े। तो मुझे लगता है कि अभी अब ये जो उद्दाम में कीर्तन हुआ, ये भाव हम लोग विभोर हो गए इन प्रैक्टिकली। इसके बाद फिर जब हम अपने अपने घर जाएंगे, फिर तो वही चूल्हा चौकी और यही घर का इधर उधर खींचतान, फिर अपने अपने जॉब में वो टेंशन, वो स्ट्रेस, वो कैसे मैनेज करें, उसको कैसे मैनेज करें। तो कुछ कुछ बातें मुझे याद नहीं रहती है, मैं कुछ नोट करके रखता हूँ ताकि मैं भटकूँ ना, ट्रैक पे रहूँ बातों से। तो विवेकानंद की एक बात जो कि विवेकानंद प्रायः कहा करते थे कि मैन इज मैन सो लॉन्ग एज ही इज स्ट्रगलिंग टू राइज एबव हिज नेचर। मनुष्य मनुष्य तभी है जब वो अपने प्रकृति, जो नेचुरल टेंडेंसी है, उससे एबव उठने की कोशिश करता है, उससे ऊपर। अब आप सोचो कि नेचुरल टेंडेंसी है निम्नगामी, जो बाइबल में कहते हैं ना, जीसस आई हैव कम फ्रॉम एबव एंड यू फ्रॉम बीनीथ। मैं ऊपर से आता हूं तो मेरा अवतरण होता है, और तुम्हारा नीचे से। तो मतलब नीचे से का मतलब है कि हम प्रवृत्ति में वशीभूत होकर आते हैं और वो प्रवृत्ति को वश में करके आते हैं। और इस कारण ठाकुर जी की एक वाणी है, 4 लाइन की, 4 पंक्ति की है, और हिंदी अनुवाद पता नहीं मैं ठीक से कर पाऊंगा या नहीं, बट बांग्ला समझने वाले भी यहाँ बहुत हैं। बांग्ला में कहूँ, ठाकुर कहते हैं कि मौल मूत्रेर माझे तोर जन्मो नेवार तार, इष्टो अनुराग बिने पापी की उद्धार। इसका तात्पर्य है मल और मूत्र के बीच से तुम्हारे जन्म का द्वार है। माइंड इट। हमारा जन्म जो होता है, वो जन्म इस भूमि पर भूमिष्ठ होने का जो वे है, पथ है, वो मल और मूत्र के बीच से है।
तो ठाकुर कह रहे हैं मल और मूत्र के बीच से तुम्हारे जन्म लेने का द्वार है। तो जन्म, मल और मूत्र के बीच से तुम्हारे जन्म लेने का द्वार, इष्ट से अनुराग के बिना पाओगे उद्धार। नेचुरल है निम्नगामी, हमारा टेंडेंसी है निम्नगामी, हमें एफर्ट देना पड़ता है उच्चगामी होने के लिए। तो विवेकानंद कहते हैं कि मैन इज मैन व्हेन ही इज स्ट्रगलिंग to rise above his nature, and this nature is both internal and external। बाह्य रूप से और अंतर रूप से हमें उच्च की ओर जाना है। और एक अभी कोरोना और ये सब बहुत कुछ हो चुका है, यहाँ बहुत सारे ऐसे चेहरे हैं, शायद मेरा पहली बार उनसे दर्शन हुआ। ऑनलाइन में बहुत सारे लोग कांटेक्ट में आए थे, संपर्क में आए थे। पूरी दुनिया जैसे लग रही थी कि मुट्ठी में। हम एक मंच पे थे अपने अपने घर में बैठते हुए। तो उस वक्त भी कुछ कुछ बातें मिली थी। जैसे एक बात आई थी कि हेल्थ मैनेजमेंट इज फ्री एंड एंजॉयबल। हेल्थ मैनेजमेंट इज फ्री and enjoyable. Pain management is costly. Sorry, disease management is costly and painful. स्वास्थ्य को मैनेज करना ये फ्री है और ये उपभोग हम कर सकते हैं, बट डिजीज जो है ना, रोग को मैनेज करना, ये पेनफुल भी है और कॉस्टली भी है। आज हम सब यहाँ डिजीज मैनेजमेंट के लिए नहीं आए, हम सब यहाँ हेल्थ मैनेजमेंट के लिए आए हैं। इस स्वास्थ्य, हम डिजीज में ना पड़े, हम रोग में ना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर कहते हैं। तो इष्ट या आदर्श या पुरुषोत्तम, जब अभी एक बात हो रही थी, किन्हीं ने कहा था शायद कि उनकी पुरुषोत्तम जब आते हैं, तो आज सुबह में भी माँ से बात हो रही थी कि नाम ध्यान के समय हम अपने ठाकुर से हम कहते हैं उनसे। तो मेरे भी उनकी बात सुन के ही मेरे विचार में आया कि सच में हम तो अपने गुरु, इष्ट, देवी देवता, भगवान जहाँ भी जाते हैं पूजा करने के लिए, कोई भी अगर थोड़ा सा आकर्षण होता है, वहाँ नति होती है, आनति होती है, वहाँ हम सुनाने के लिए ही जाते हैं। मेरा सुन ले, तू सुन ले प्रभु मेरी पुकार। और यहीं पे साधना है कि एक्चुअली पुरुषोत्तम को बार बार आना पड़ता है। तू मत सुना, तू सुन, तू सुनने के लिए आ। जो मैं क्या कहता हूँ, कहते हैं ना कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। सभी कर्तव्यों का, जितने सारे हम समझते हैं कि मेरा ये, मेरा कर्म त्याग, मामेकम शरणम व्रज। व्रज का मतलब होता है शरण लेना, शरण का मतलब होता है कि उनकी रक्षा करना, कि उनकी हम जब रक्षा करते हैं वो क्या बोलना चाह रहे हैं। तो अधिकतर होता है हम आंख बंद करके जब बैठते हैं तो हम ही बोलते रहते हैं। जो क्या चाहते हैं, इष्ट क्या चाहते हैं, ईश्वर की क्या वाणी है, उनका क्या कथन है, उसको सुन नहीं पाते, क्योंकि मेरा मन जो है ना इतना चंचल है। मन इतनी बातें एक साथ आकर हॉन्ट करता है कि उसको सुनने का मौका ही नहीं मिलता है। तो माइंड जो है ना, बेसिकली देखा गया कि पूरी दुनिया में समस्या का मूल कारण है ये मन। और इसीलिए ठाकुर सत्यानुसरण में कहते हैं कि जो मन विवेक का अनुचर है उसका अनुसरण करो। विवेक मतलब कॉन्सेंस, और ये कॉन्सेंस ही होते हैं वो आइडियल, वो इष्ट जिनको हम केंद्र, जो श्रेष्ठ हैं, मेरे से श्रेष्ठ हैं। तो माइंड जो चाहते हैं जीवन में, कभी सोचा है कि हमारे मन में जो भी इच्छाएं होती है ये कहाँ से आती हैं? एक ही माँ के 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, बट सबकी इच्छाएं एक जैसी नहीं होती है।
किसी को कुछ अच्छा लगता है, किसी को एक गर्भ से संतान जन्म लेने के बाद भी तरह तरह की इच्छाएं। 3 फैक्टर मूलतः कारण है जो हमारी इच्छाएं, हमारा चलन को गाइड करता है। 3, ये ट्रिनिटी है। जैसे पहला है कि जो आइडिया लेके हम जन्म लेते हैं, मेरा प्रीवियस लाइफ आई डोंट नो, मुझे पता नहीं है, वो इनिशियली पता नहीं है कि हम क्या है। तो उसी हिसाब से एक बहुत इंटरेस्टिंग लगता है कि जैसे हमारे माता पिता हैं, मेरे माता पिता को किसने चुन दिया? कहते हैं कि ईश्वर ने बनाया है मेरे माता पिता को, ठीक किया, लेकिन ईश्वर सही में ईश्वर हैं, लेकिन किस फॉर्म में ईश्वर? तो शशि ठाकुर के अनुसार पता चलता है कि एक्चुअली माता पिता को चूज करते हैं हम स्वयं, क्योंकि जिस आइडिया में अभी तो हम लोग प्रोटोप्लाज्मिक बॉडी में हैं, बट ये बॉडी जब हम छोड़ते हैं, या साइंस का अगर फिजिक्स का लॉ ऑफ कंजर्वेशन लें तो समथिंग आउट ऑफ नथिंग नहीं होता है। एनर्जी जो है वो कभी भी नष्ट नहीं होता है, कन्वर्ट होता है, ट्रांसफॉर्म होता है एक से दूसरे में। मैं नहीं था और मैं आ गया, ऐसा नहीं होता है। अगर हम अभी इस रूप में हैं, इसका मतलब है कि इस रूप से पहले भी कोई ना कोई मैं रूप में था और अभी इस रूप में हूं, और ये भी रूप एक समय खत्म होगा। नेक्स्ट जो जाऊंगा फिर वही एनर्जी ट्रांसफॉर्म होगा किसी और रूप में। तो मैं था, मैं क्या था, मैं कैसा था? तो साइंस की भाषा अगर कहें तो अभी जो है, अभी प्रोटोप्लाज्मिक बॉडी में है, हम फ्लैश ब्लड ये सब कुछ है। जब ये बॉडी नहीं था, ये फ्लैश एंड ब्लड नहीं था, तब भी तो हम थे। वो क्या था? तो उसको कहते हैं एक्टोप्लाज्मिक बॉडी, जो सूक्ष्म शरीर। और वो सूक्ष्म शरीर व्यक्ति अगर खुद को जान जाए ना, तो वो पूरे संसार को जान लेता है। और यही पॉलिसी है कि जो है भांड में वही है ब्रह्मांड में, और जो है ब्रह्मांड में वही है भांड में। भांड का मतलब है एटम, अगर साइंस की भाषा में समझें तो जो है एटम में, वो एक एटम जिस तरह से कार्य करता है, उसका जो मैकेनिज्म है, पूरा यूनिवर्स सेम मैकेनिज्म में काम करता है कि वो न्यूक्लियस सेंटर को केंद्र करके इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जो भी एडजस्ट होते हैं। तो एक एटम जिस तरह से, अगर तो उस एटम का अगर कार्य प्रणाली को अगर समझ लें तो पूरे यूनिवर्स को समझ लेंगे। उसी तरह एक इंडिविजुअल स्वयं को अगर जान लें कि मैं क्या हूं, कैसे हूं, तो पूरे संसार को जानना आसान होता है। तो मैं ये कह रहा था कि मेरे माता पिता कैसे हुए, ये मेरे माता पिता, दैट मीन्स कि बहुत अच्छा एग्जाम्पल एक शशि ठाकुर जी की है कि नारियल होता है ना, कोकोनट। सपोज अगर 20 कोकोनट्स मेरे हाथ में है और कहा गया कि सबका 2 टुकड़ा बनाओ, तो कितने हुए? 20 कोकोनट्स हैं, 20 नारियल, तो 40 नारियल के टुकड़े मेरे हाथ में हैं। एक टुकड़ा को अगर मैं हाथ में लूं इस तरह, और उसके बगल में और एक टुकड़ा ऐसे लगाऊं, लगेगा क्या? क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि ये इस टुकड़े का नहीं है। तो एक कांस्टेंट मैंने हाथ में रखा, दूसरा लगाया नहीं लगा, तीसरा लगाया नहीं लगा, चौथा करते करते अचानक एक लग गया, और ऐसा लगा कि वो जो फटा हुआ, वहां पे कटा हुआ दाग था, वो भी दिख नहीं रहा है, कॉम्पैक्ट हो गया। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि इसी का टुकड़ा था, मैच कर गया। दोनों जैसे ही मैच कर गया, ये जाइगोट ये पैदा हो गया। दैट मीन्स कि वो एक्टोप्लाज्मिक बॉडी में उसके पहले वाले जन्म में जैसा जैसा हमने कर्म किया था, उस कर्म के माध्यम से जो मेरा आइडिया एक मैं बना, और वो सेम आइडिया ये कपल जो थे, जो ये प्रोटोप्लाज्मिक बॉडी में जो ये वाइफ और हस्बैंड, ये स्त्री और पुरुष, इन दोनों के सानिध्य में आने से एग्जैक्टली वही मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हुआ जो कि इन करोड़ों मिलियंस ऑफ सोल्स वहां पे आया भूमिष्ठ होने को। एक फ्रक्टिफाइड हुआ, कहीं कहीं पे 2-3 होते हैं अगर ट्विंस हुए, नहीं तो जनरली मैं फ्रक्टिफाइड हुआ। साइंस विज्ञान कहता था अब तक
कि जो स्ट्रॉन्गेस्ट वन होता है वो पेनिट्रेट करता है फीमेल में ओवा को, मेल का स्ट्रॉन्गेस्ट वन। श्री ठाकुर कहते थे नॉट द स्ट्रॉन्गेस्ट वन, द मोस्ट डिजर्विंग वन, क्योंकि वो उस नारियल का वही टुकड़ा मिलेगा, दूसरा कोई मिल ही नहीं सकता। अभी लेटेस्ट साइंस का अभी डेवलपमेंट है, विज्ञान अभी इसको मान चुका है, नॉट द स्ट्रॉन्गेस्ट वन, द डिजर्विंग वन। दैट मीन्स कि मेरे माता पिता जो हैं यही हो सकते हैं, दूसरा कोई हो ही नहीं सकता। किसने चूज किया इस माता पिता को? मैंने। उन्होंने प्लेटफॉर्म दिया कि बेटा आ सकते हो, बेटी आ सकते हो, मैं वहां गया। सेम कह नहीं सकते कि बाय फ्लुक, बाय चांस, कंप्लीटली ये वेल प्लान्ड है। पहला फैक्टर, इस जन्म में हमारे अंदर जो चाहते पैदा होती है, हम क्या चाहते हैं, कौन सा एसोसिएशन मुझे अच्छा लगता है। एक दुकान में जाते हैं हम, 3 भाई एक साथ घुसे, किसी को समोसा पसंद है, किसी को मिठाई पसंद है, किसी को कचौड़ी पसंद है। कहाँ से आ रही है ये सब? ये वही प्रारब्ध पुराना जो कि ये रेगुलेट कर रहा है। पहला जो हमने बैगेज जो मेरे साथ आया है। सेकंड जो है वो होता है हमारा इमीडिएट एनवायरनमेंट। तो इमीडिएट एनवायरनमेंट कौन है? मेरा माँ। मेरी इमीडिएट एनवायरनमेंट है मेरी माँ, और उसके बाद मेरे पिता, मेरे घर के लोग, वो जैसी आदतें हमारी लगाते हैं। आई एम बॉर्न वेजिटेरियन, मैंने आज तक ऑनियन गार्लिक का टेस्ट नहीं लिया है। नॉट द स्पिरिचुअल कॉज कि मैं जन्म लिया और मुझे एनलाइटनमेंट हुआ, बोधिसत्व लाभ हुआ कि ये ऑनियन गार्लिक शरीर के लिए ठीक नहीं है, मैंने छोड़ दिया। नहीं, मेरी माँ ने मुझे नहीं खिलाया, और नहीं खिलाने के कारण क्या हुआ कि मैं बाहर हॉस्टल में भी पढ़ा हूँ, क्लास 5 से मैं हॉस्टल में रहा हूँ, आज तक मेरे मुंह में नहीं आया। स्ट्रगल काफ़ी हुआ, मुझे काफ़ी युद्ध करना पड़ा अपने से, खुद से, अपने एनवायरनमेंट से। उसकी बहुत कहानियाँ हैं, बट मैं कहना चाह रहा हूँ ये कि बचपन से नहीं खिलाया था तो मुझे ये नॉर्मल हैबिट इज़ द सेकेंड नेचर। तो ये मेरी प्रकृति बन गई। ये प्रकृति हो सकता है कि मैं बैगेज में नहीं लाया होगा, मेरा प्रारब्ध कर्म में हो सकता है कि दूसरा कोई नेचर हो, बट मेरे माता पिता ने मेरे को इन्फ्लुएंस किया, और मैं अब मैं इच्छा करने से भी खा सकता हूँ या अपने मुताबिक चल सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं चलता हूँ। तो मेरी जो इच्छाएं हैं ये रेगुलेट करता है। सेकंड क्या हुआ? मेरा इमीडिएट एनवायरनमेंट, मेरे माता पिता। तीसरा जो इन्फ्लुएंस करता है और जो कि अभी के समय में एक प्रॉब्लम है, वो क्या है? ये बाहर का जितना सारा आकर्षणीय वस्तुएं हैं। हम बचपन में जब स्कूल जाया करते थे, हमारे लिए चिप्स नहीं हुआ करता था, कोल्ड ड्रिंक्स नहीं हुआ करता था हमारे लिए, तो हमारे वो घर में जो बना के माँ देती थी वही टिफिन हुआ करता था, वही बनता था। अभी के समय में पिता जब जाते हैं घर का किचन का सामान लाने, तो मम्मी कह देती है कि बाबू अगर चिप्स ना मिले तो वो टिफिन नहीं खाते हैं, तो 2-4 पैकेट चिप्स का भी लिख देती है, कोल्ड ड्रिंक्स भी लिख देते हैं कि कोल्ड ड्रिंक्स अगर नहीं खाए थोड़ा पानी मिलेगा, तो थोड़ा चिप्स चाहिए, कोल्ड ड्रिंक्स चाहिए। तो एक समय था, थैंक यू, एक समय था जब ये सब हमारे डाइट में नहीं था, लेकिन क्या हुआ? टीवी पे हर दिन सामने आ गया क्या? ये दिल मांगे मोर। और ये जो मार्केटिंग हुआ, सामने बार बार दिखाया गया बच्चों को, सभी को, बड़ों को। ये हमारी ज़रूरतें नहीं थी, लेकिन हमारे अंदर वो ज़रूरतों को पैदा किया गया। आज हमारा वो नीड बन चुका है, हम इसके बिना नहीं रह सकते हैं। ऐसी कितनी सारी वस्तुएं हैं, कितने सारे आकर्षण हैं जो हमारे मन में इन इच्छाओं को जन्म देता है। तो ये जो मन है, ये जो माइंड है, ये कितने चीजों के द्वारा अफेक्टेड हो रहा है, वी डोंट नो। और यही मन,
ये जो मन मेरा धीरे धीरे ऐसे बन रहा है, और इसी मन, ये जब मन चलता है दो तरह से चलता है। एक है इच्छाएं पूरी होती हैं और एक है इच्छाएं नहीं पूरी होती हैं। और ये इच्छाएं पूरी करने के चक्कर में एम्बिशन पैदा होता है अंदर में, जो महत्वाकांक्षा कि हमें ये प्राप्त करना है, हमें ये प्राप्त करना है। और ये एम्बिशन अभी के जनरेशन में मैं बताऊं, क्योंकि यहाँ माँ बैठी हुई हैं और कुछ भविष्य की माँ भी बैठी हुई हैं, और बहुत सारे तो हो चुके, उनके लाइफ में सब बड़े हो गए हैं। बट एनीवे, ये समझने की ज़रूरत है कि अभी के प्रेजेंट जनरेशन में यंग लोगों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है एम्बिशन। और इस एम्बिशन ऐसा हो गया है कि जैसे कहते हैं ना कि जीवन शुरू हुआ उसी समय से स्ट्रगल शुरू हो जाता है कि ये बनना है, वो बनना है, ये पाना है, वो करना है। तो ठाकुर कहते थे, मतलब मैं कहूँ कि लाइफ और लाइवलीहुड, जीवन और जीविका, ये दोनों कभी भी एक मत करो। जीवन को सपोर्ट देने के लिए जीविका है, जीविका को सपोर्ट देने के लिए जीवन नहीं है। पेट जो है वो जीवन को बचाने के लिए है, पेट को बचाने के लिए जीवन नहीं है। एम्बिशियस होने से क्या होता है कि सपोज मैंने एक एम्बिशन ठीक किया कि मुझे ये पाना है, शुरू हो जाता है उसके तरफ दौड़ना। जब तक वो ना पाऊं डेस्परेशन चलता रहता है, अंदर में डेस्परेट होते रहते हैं। वो जब तक ना पाऊं, जिस दिन वो पा लिया उसके बाद क्या होता है, खत्म लाइफ खत्म नहीं होता है। ठीक ब्रांच वहां से एक और एम्बिशन खड़ा हो जाता है, फिर उसके पीछे दौड़ते हैं, उसके पीछे दौड़ते हैं। ओके, एम्बिशन हमने बनाया, पाया, उसको लाभ कर लिया, ठीक है, वेल एंड गुड। कि कोई एक ऐसा मौका आता है जीवन में जब होता है एम्बिशन अनफुलफिल्ड, वो फ्रक्टिफाइड नहीं हुआ, देन क्या होता है, फ्रस्ट्रेशन। और ये फ्रस्ट्रेशन जब लाइफ में आता है, ये अगर लिंगर करता है तो फिर आता है नेक्स्ट डिप्रेशन। डिप्रेशन की अभी तक दुनिया में कोई मेडिसिन नहीं है, अवसाद का कोई दवा नहीं है। डॉक्टर अगर कहते हैं कि ये दवा, वो दवा, ये है हाइपर इम्पल्स को उसको मैनेज करने के लिए, ताकि एक्टिविटीज मेरा उल्टा पुल्टा ना हो, नर्वस सिस्टम को डल करते हैं। डिप्रेशन का एकमात्र दवा है एम्बियंस, बिहेवियर, हमारा आसपास, हम किसके साथ संग करते हैं। और ये डिप्रेशन एक ऐसी खतरनाक बीमारी है आज के समय में, जो कि डिप्रेशन अगर लिंगर किया तो अंत होता है सुइसाइड, आत्महत्या। क्यों ना, जो डिप्रेस्ड, जब डिप्रेशन आता है ना तो खुद को लगता है आई एम द वर्थलेस फेला इन दिस वर्ल्ड, कि मैं इस दुनिया का सबसे गया गुजरा हूं, मैं ये जो मेरा परिवेश है इसमें मेरा कोई स्थान नहीं है। अपने ऊपर, खुद के ऊपर खुद घृणा आने लगती है, ये एम्बिशन। तो ये जो महत्वाकांक्षा है, तो ठाकुर कहते थे डोंट बी एम्बिशियस, बी ऑस्पिशियस। महत्वाकांक्षी मत बनो, शुभाकांक्षी बनो। जीवन में जो शुभ है उसका आहरण करो। और ये शुभ का आवरण कैसे करेंगे, तो ठाकुर जी कहते थे कि एक ठाकुर जी की वाणी है, इन द वे माइंड इज ऑब्सेस्ड with complexes, the personality too is affected similarly by the planetary influence. Obsessed mind होता है ना, अभिभूत, हम कहते हैं ग्रह दोष, और इसकी बहुत, ठाकुर कहते थे ग्रह दोष का मतलब क्या होता है, ठाकुर कहते थे ग्रह का मतलब ये होता है आग्रह। मेरा जो ईगरनेस है, जो मन जो चाह रहा है, जो इच्छाएं मन में है, और उस इच्छा के अनुसार ही मेरा कर्म होता है, और वही आग्रह मेरा फॉर्चून क्रिएट करता है, मेरा भाग्य का निर्माण करता है। तो रेगुलेट क्या करना है, ग्रह को नहीं, आग्रह को, अपनी इच्छाओं को, अपने मन को रेगुलेट करना है। और लोग लगे रहते हैं कि वो तरह तरह के
ये सब रिचुअल्स और राइट्स करते हैं ऊपर वाले ग्रह को। सबसे बड़ा ग्रह है ये अपना मस्तिष्क। इसको जब तक हम रेगुलेट नहीं करेंगे तब तक नहीं होगा। दो ही तो है इस दुनिया में, दो ही कर्म में प्रेरित करता है लोगों को, अर्थ और नहीं तो विद्या। यही दो चीज है ना, पैसा और नहीं तो ज्ञान। इसके लिए ही लोग चलते हैं। और आप देखो शशि ठाकुर जी की एक और वाणी इसी दिशा में कि ठाकुर कहते हैं कि अर्थ विद्या तुम्हारा जितना भी हो, हुए यदि तुम इष्टहारा, इष्ट मतलब वही मंगल, पुरुष, पुरुषोत्तम, आदर्शहीन। ठाकुर कहते हैं अर्थ विद्या तुम्हारी जितनी भी हो, हुए यदि तुम इष्टहारा, रावण और दुर्योधन की तरह सब रहते हुए जाओगे मारा, खत्म हो जाओगे। दो प्रतीक है हमारे इतिहास का, हमारी भूमि का, दो प्रतीक है। एक अर्थ में सुप्रीम दुर्योधन, उस समय उनके जैसा पर्सन, रिचेस्ट पर्सन, ऐश्वर्यशाली, किसी भी चीज की कमी नहीं थी, भौतिक सुख आराम का, उसका प्रतीक दुर्योधन समाप्त हुआ। ज्ञान का प्रतीक रावण समाप्त हुआ। ये अर्थ और विद्या, ये दोनों के पीछे कितना भी भागे, अगर वो आदर्श मुताबिक नहीं होता है, आदर्श के अनुसार अगर नहीं होता है, तो सब रहते हुए भी, टाइम मेरा को आप बता दें। हाँ, तो ये मूल जो ठाकुर कहते हैं कि इष्ट के अनुसार अगर ना हो, आदर्श के अनुसार अगर ना हो, हमारा हर कर्म गाइड ना करें, तो ये सब कुछ। और एक है, एक प्रवृत्तियां कॉम्प्लेक्स जो पैदा होती है ना, तो उसमें ठाकुर एक अद्भुत वाणी है, वॉक्स ऑफ पैशन प्लेज हॉकी विथ कॉम्प्लेक्सेस विदाउट गोल। जो उसका कोई गोल नहीं होता, वृत्तियों का कोई गोल नहीं होता। मैं एक बात बताऊं, बहुत दिन पहले की बात है, कहीं पे मुझे अभी एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है उस कंट्री का, एक न्यूज़ आया था कि फेरारी, उस समय पहली बार फेरारी लॉन्च हुआ था, और एक काफ़ी रिच पर्सन थे, उन्होंने, उनकी गाड़ी का बहुत शौक था, उन्होंने वो फेरारी खरीदा था, और प्रतिदिन सुबह उठ के वो खुद ही उठ के उसका पोछा पोछी, साफ सफाई खुद करते थे। एक दिन इसी तरह से वो सफाई कर रहे थे उसको, और करते करते कुछ गए पानी लाने या कुछ ऐसे, आके इस साइड में देख रहे हैं उधर कुछ स्क्रैच का साउंड आ रहा है, गाड़ी में कुछ स्क्रैच हो रहा है, ऐसी आवाज उनके कान में है। वो दौड़ के पीछे से आए, देखे उनका छोटा बेटा लगभग 2 साल का रहा होगा, और वो एक कोई आयरन या कुछ ऐसा लोहे का कुछ लेकर और उस गाड़ी पे पूरा ऐसे करके स्क्रैच कर रहा है। आप सोचो, वो तो एकदम आउट ऑफ माइंड, और हाथ में उनके कुछ था, वही गाड़ी का ही कुछ रहा होगा, तो उसी मतलब उस गुस्से में, और बच्चे के हाथ पे दे मारा, और इतने जोर से मारा जो उनको खुद भी होश नहीं है जो वो कितने फोर्स से लगा, और बच्चा तो एकदम रोने लगा और ब्लीडिंग होने लगा पूरा हाथ में, और काफी चिल्ला। तब जब रोने लगा कस के, लेकिन गुस्सा तो उस समय था ही, तब तक दौड़ के उसकी माँ आ गई, सब आसपास के पड़ोसी सब निकल के आए, क्या हुआ। फिर उसको भी होश आया, जल्दी से उसको उठा के फिर हॉस्पिटल ले जाया गया। तो इस तरह से स्मैश हुआ था वो बच्चा, छोटा सा कोमल सा सी अंगुलियां, ऐसा स्मैश हुआ था जो उसको फिर रिकवर नहीं करना पड़ा, एम्पूट करना पड़ा। ये 3 या 4 अंगुलियों को उसको एम्पूट करना पड़ा, हटाना पड़ा। तो खैर जो भी हो, उसको तो एनेस्थीसिया देके जो ऑपरेशन था, जो भी हुआ, बच्चे को बैंडेज करके ये सब लगा था। इधर ये महाराज जो पिता थे, हाँ, उनको तो अब धीरे धीरे होश जब आ रहा है, समझ में आ रहा है, ये डिप्रेशन में धीरे धीरे जाने लगे, जो ये मैंने क्या कर दिया। सबसे मतलब हैवॉक हुआ उनके लिए कि जब बच्चे को पता चला कि अंगुलियां कटी हैं, तो बच्चा पूछ रहा है कि पापा
When will my finger grow again? मेरी अंगुलियां फिर से कब बड़ी हो जाएंगी? ये उसको ऐसा हॉन्ट करता है उस पर्सन को कि वो सीधा हॉस्पिटल से फिर घर में आके सुइसाइड कर लेता है। मेरा ये कहना है कि वो पिता अपने बेटे का दुश्मन था क्या? अपने आसपास में ऐसी कितनी सारी घटनाएं देखते हैं कि एक दूसरे के प्रति इतना प्यार, इतना अटैचमेंट, लव होता है कि कभी अगर उस लव वन के जीवन में कभी संकट आती है तो हम अपने प्राण देकर भी उसकी रक्षा करते हैं। ऐसे बहुत सारी घटनाएं हैं जो अपना जीवन दान करके भी उसकी रक्षा करते हैं। बट जीवन में ऐसा भी कभी मौका आता है जब ईगो हर्ट होता है, अहंग पे जब चोट पड़ती है ना, तो वही लव वन जो कभी प्यारा है उसका प्राण हम ले भी लेते हैं। कैसे होता है? वही ठाकुर कहते हैं कि ये कॉम्प्लेक्स जो है, वृत्ति जो है, ये वाटर टाइट कंपार्टमेंट की तरह होता है। ये सब इंडिविजुअल एंटिटीज होते हैं। ये काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मात्सर्य एक दूसरे के साथ किन्हीं का कोई रिलेशन नहीं होता है, सब इंडिविजुअल एंटिटी होते हैं। जब एक चीज पे सवार होता है ना, उस क्या हुआ कि फरारी के प्रति उस पिता का, उस व्यक्ति का ऐसा ऑब्सेस्ड माइंड था उस पे कि उसके बाहर सोचने की शक्ति चली गई थी। और वो सबसे प्यारा चीज पे जब वो खड़ोंच एक आया, उसके दिमाग में ये रहा ही नहीं कि ये मेरा बेटा है, उससे मुझे प्यार है, प्रेम है। तो क्रोध नामक अगर प्रवृत्ति जिस समय, तो उस समय दूसरा जो था प्रेम, स्नेह, ममता, वो जगह ही नहीं मिला दोनों के साथ। प्रवृत्ति हमारे जीवन में इसी तरह से खेल करती हैं और इसी कारण से सिगमंड फ्रॉयड, आप जानते होंगे, अगर साइकोलॉजी किन्हीं का सब्जेक्ट रहा होगा, फादर ऑफ ह्यूमन साइकोलॉजी कहा जाता था सिगमंड फ्रॉयड को। और सिगमंड फ्रॉयड कहते हैं कि द हेल्दी मैन इज वर्चुअली न्यूरोटिक। हम जिसको कहते हैं कि स्वस्थ हैं, हम स्वस्थ हैं, एक जब कहीं थोड़ा सा अगर नॉकिंग होता है ना, तुरंत पता चल जाता है कि हम कितने बैलेंस्ड हैं, नहीं है। और ये कब पता चलता है? जैसे अभी हम लोग यहाँ बैठे हैं ना, मैं भी यहाँ खड़ा हूँ, मुझे पता नहीं है मैं कैसा नजर आ रहा हूँ, पसीना बह रहा है, बाल कैसे हैं मेरे, उखड़े पड़े हैं, यहाँ सब बहनें बैठी हैं, ये सब। लेकिन जैसे ही अगर बाहर में कोई बड़ा सा मिरर लगा दिया जाए और वहां जाके अरे ये थोड़ा सा गड़बड़ था, अरे मैं इस तरह से, घर में जाके अगर पता चलेगा कि बिंदी यहाँ से यहाँ पे आ गया है, तो सर मारने लगेगी कि अरे मैं इसी तरह से वहां बैठा हुआ था सत्संग में, मैं इसी तरह से मार्केट में गया था, इसी तरह से पार्टी में था। तो खुद पे खुद सर मारने लगती है और तुरंत उसको रेक्टिफाई करते हैं। जीवन में ऐसे ही चल रहा है। बहुत कुछ ऐसा है जो ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, समझ रहे हैं? कब तक? जब तक मिरर के सामने नहीं आते। और मेरा आउटर लुक के लिए, मेरा बाहरी अवयव को संवारने के लिए बाजार में मिरर मिलता है, वन डायमेंशनल, सामने का दिख जाता है, और पीछे का भी तो फिर एक और आईना लगाना पड़ता है। लेकिन एक ह्यूमन बीइंग क्या वन डायमेंशनल है, टू डायमेंशनल है, थ्री डायमेंशनल, फोर डायमेंशनल, मल्टी डायमेंशनल? तो मेरा ये मल्टी डायमेंशनल जो व्यक्तित्व है, मेरी जो प्रकृति है, वो कैसे नजर आई, वो कैसे दिखेगा, कैसे पता चलेगा कि व्हाट आई एम, मैं कैसा हूं? खुद के साथ खुद का ही परिचय नहीं हुआ है और हम दूसरों को चाहते हैं कि मेरे अनुसार चले। शादी करते हैं तो पति मेरे अनुसार चले, पत्नी मेरे अनुसार चले, बच्चे होते हैं मेरे अनुसार चले, जहां मैं खुद ही खुद के अनुसार नहीं चल रहा हूं, मुझे पता ही नहीं है कि व्हाट आई एम, चलूं कैसे? और ये मल्टी डायमेंशनल जो ये पर्सनालिटी है, व्यक्तित्व है, इंडिविजुअलिटी है हमारा। और एक बात है, जो एक आईने में एक ही तरह से सब नजर आते हैं, बट ये एक मामला है जो डॉक्टर अलेक्सिस कैरल कहते थे, ह्यूमन बीइंग्स आर इक्वल बट इंडिविजुअल्स आर नॉट। ह्यूमन बीइंग्स आर इक्वल
बट इंडिविजुअल्स आर नॉट। हर व्यक्ति अलग है। 10 बकरी का भेड़ झुंड है, गायों का झुंड है, एक छड़ी काफी है उसको नियंत्रण करने के लिए। लेकिन व्यक्ति, अगर 10 बच्चे हैं तो 10 तरह की छड़ी चाहिए होगा। वर्तमान में घर के सिस्टम में हो या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में हो, हम भेड़ बकरियों की तरह ही बच्चों का भी पालन करते हैं। हम सोचते हैं कि वो एक ही छड़ी से सब नियंत्रण हो जाएगा। प्रत्येक व्यक्ति का अलग अलग व्यक्तित्व है, डायमेंशन अलग है। उसको समझने के लिए वो दृष्टि, वो विजन, वो भी अलग है। ये एक डॉक्टर परिडा थे, ये आपके उड़ीसा के व्यक्ति थे, साइंटिस्ट थे। वो श्री ठाकुर जी के पास एक दिन आए कि ठाकुर आप लिविंग आइडियल की बात करते हैं, जीवंत आदर्श की बात करते हैं, तो ऐसा क्यों, क्या जरूरत है? ऐसे तो सब ठीक है, हम अपना ठीक से चले, किसी का बुरा ना करें, अपना सब सही करें, चलेगा, तो जीवंत आदर्श की क्या आवश्यकता है? तो श्री ठाकुर कहते हैं कि परिदादा, आपने कभी, आप बाजार गए सब्जी खरीदने में? हाँ गया हूं। तो आप जब सब्जी लेते हैं आपको कैसे पता चलता है कि ये वजन, ये सब्जी सही हुआ? तो क्यों, एक तरफ वजन डालते हैं, एक तरफ सब्जी, तो आप पता कैसे चलता है कि ये सही हुआ? तो ठाकुर कहते हैं कि 2 कांटे होते हैं तराजू में, एक ऊपर और एक नीचे। ये दोनों कांटा में कांटा मिलाना पड़ता है। हम सब्जी की ओर नहीं देखते कि सब्जी सही हुआ है नहीं, हमारी नजर कहां रहती है? कांटे पे। ये दोनों कांटा मिला या नहीं, जैसे ही मिल जाता है हम समझते हैं सही है। और उस 2 कांटे में इंपॉर्टेंट है कि ऊपर वाला जो कांटा होता है वो हिलता नहीं, वो स्थिर रहता है, उसमें कोई फ्लक्चुएशन नहीं है। वो क्या है? वो अच्युत, अनरिपेलिंग, अनटॉर्चरिंग, वो स्थिर प्रतिज्ञ है। और नीचे वाला जो कांटा है वो फ्लक्चुएट करता रहता है, कभी इधर कभी उधर। ठाकुर कहते हैं कि एक सब्जी सही सही हो, इसके लिए कांटा से कांटा मिलाना पड़ता है। तो हम जो कर रहे हैं, मेरा लाइफ जो चल रहा है, मेरा जीवन जो चल रहा है, ये सही हो रहा है या नहीं, इसके लिए कोई कांटा नहीं चाहिए। वही होते हैं आदर्श, वही होते हैं आइडियल। आदर्श का मतलब होता है आ मतलब संपूर्ण, दर्श मतलब दर्शन। जिनके सामने खड़े होने पर, जिनको जीवन में प्यार करने से मैं खुद को खुद समझ पाता हूं, मैं खुद को देख पाता हूं, विजुअलाइज कर पाता हूं। तो इसी में एक है कि अभी जैसे कहते हैं ना, जो श्री ठाकुर सत्यानुसरण अभी पाठ हुई ना, तो उसकी सबसे पहला लाइन क्या है सत्यानुसरण का, उस पुस्तक का? हाँ नहीं, ऑर्थोमान जॉस नहीं, सत्यानुसरण का पहला लाइन, सर्वप्रथम हमें दुर्बलता के विरुद्ध युद्ध करना है। मेरा एक क्वेश्चन है कि इसका मतलब है शशि ठाकुर ने तो ये नहीं कहा कि जिन जिन की दुर्बलताएं हैं उन्हें युद्ध करना है। ठाकुर ने तो नहीं कहा। ठाकुर ने इन टोटलिटी सबको कहा कि हम सभी का पहला काम है कि दुर्बलता के विरुद्ध युद्ध। इट मीन्स कि हमारी दुर्बलताएं हैं, बाय डिफॉल्ट वीकनेस हमारा है। इसलिए ठाकुर ने मेंशन नहीं किया कि जिसका दुर्बलता है वो सिर्फ युद्ध करे और बाकी ना करे। ठाकुर ने इन जनरल कहा सर्वप्रथम हमें दुर्बलता के विरुद्ध युद्ध करना है। और वहीं पे एक विलियम स्केटल बोल के एक फिलोसोफर थे, वो कहते हैं वीकनेस ऑफ विल इज द स्पेशल कंप्लेन ऑफ द प्रेजेंट डे। ये दुर्बल मन अभी के समय का सबसे बड़ा डिजीज ये है, ये दुर्बल मन, वीक माइंड। और उसमें कहते हैं कि एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन द फेथ यू आर एबल टू पुट इन द इंस्ट्रक्टर। डॉक्टर मेडिसिन किसी का इलाज नहीं करता है, जो मेडिसिन दे रहा है वो इलाज करता है, फेथ। क्योंकि वो हीलिंग और प्रैक्टिकली हमारा जो ट्रेडिशनल मेडिकल जो प्रोसेस था
उसका काम था कि हमारे बॉडी के रेजिस्टेंस पावर को बढ़ाना, इम्यूनिटी को बढ़ाना। बॉडी का एक ऐसा गॉड गिफ्टेड मैकेनिज्म है कि कभी भी फीवर जो होता है ना, हम सोचते हैं कि डिजीज है। फीवर इज नॉट ए डिजीज, इट्स ए डिफेंस मैकेनिज्म, कि बाहर से फॉरेनर आ गया है, अब इससे फाइट करना शुरू कर रहा है। बॉडी का ये नेचुरल मैकेनिज्म है, हमें सिर्फ इस नेचुरल मैकेनिज्म को स्टिमुलेट करना है। मेडिसिन का काम है वही। जो मेडिसिन जितना साइड इफेक्ट कम रख के अपने अंतर, जो अंतर का जो वो शक्ति है, वो इम्यूनिटी है, उसको जो बूस्ट कर दे, तो हम खुद का खुद इलाज करते हैं। तो ये जो विल पावर है, माइंड, ये अभी के समय का सबसे बड़ा, ठाकुर भी कहते हैं कि मन जब दुष्ट होता है, मन जब विकृत होता है, तो रोग, जो डिजीज है, वो अटैक करता है सबसे पहला। तो ये और इंस्ट्रक्टर और कहते हैं फेथ, ये सबसे बड़ा रोल है। द लास्ट लीफ हम सभी जानते हैं, जो टेक्स्ट बुक में कभी पढ़ा था, जो निमोनिया हो गया था, कैसे कैसे उस बिलीफ सिस्टम पे, तो उसपे कहते हैं वन लव्स ए पर्सन ओनली व्हेन वन हैज फर्स्ट लव्ड हिज फॉल्ट्स एंड एक्सेप्टेड हिज पास्ट। हमारा क्या होता है ना, हम हमेशा चाहते हैं कि मैं मेंशन नहीं करना चाहता, बट हमारे बीच में है, तो उनसे मैंने सुना कि उनकी स्वस्थैनी हुई थी, उन्होंने रहने के लिए स्वस्थैनी ले लिया, पालन नहीं हुआ। अब आप सोचो कि क्यों स्वस्थैनी ले लेंगे तब रह सकते हैं, और ना लें तो क्यों नहीं रह सकते? तो आप एक ह्यूमन बीइंग को एक्सेप्ट क्यों नहीं कर सकते? आइदर आप कहो कि यू आर एलिजिबल और यू आर नॉट एलिजिबल। आप ये करोगे तब आप एलिजिबल हो जाओगे। मतलब मैं कहूं ना, जो आप अगर बहुत अच्छे हैं तो आपसे मेरी दोस्ती, और आप अगर अच्छे नहीं हैं तो आपसे मेरी दोस्ती नहीं। तो फिर मेरा क्या कहाँ गया? ठाकुर कहते थे कि तुम्हारे साथ कोई मिसबिहेव करता है, कुत्सित व्यवहार करता है, सॉरी, ठाकुर कहते थे कि तुम्हारे साथ कोई अच्छा बिहेवियर करता है, अच्छा व्यवहार करता है, सुव्यवहार, और तुम भी उसके साथ अच्छा व्यवहार करते हो, आचरण करते हो। ये तो प्रवृत्ति मार्गी बात है, ये कॉम्प्लेक्स की बात है कि तुम्हें अच्छा मिला इसलिए तुमने अच्छा दिया। ठाकुर कहते हैं तुम्हारे साथ किसी ने बुरा व्यवहार किया, स्टिल तुम उसके साथ अच्छा व्यवहार करते हो, तब तुम्हारे चरित्र का बल है, तब तुम्हारे इंस्टिंक्ट का बल है, तुम्हारे इस विल का, तुम्हारी इच्छा का बल है। तो मेरा ये कहना है कि तुम ये करो। हेम कवि जो थे वो एक ड्रिंक करते थे। ठाकुर ने एक बार भी, आप सोचो कि शशि ठाकुर को हेम कवि कह रहे हैं कि ठाकुर पता है आप मुझे क्यों इतने अच्छे लग गए? तो ठाकुर ने कहा कि क्यों? ये बहुत बात की बात है। तो कहते हैं कि मेरे आसपास, मेरे घर के लोग, मेरे जितने सो कॉल्ड वेल विशर्स हैं, सभी ने मुझसे कहा शराब छोड़ दो, शराब छोड़ दो, शराब छोड़ दो। एकमात्र आप थे जिन्होंने कभी मुझसे नहीं कहा कि शराब छोड़ दो, कभी नहीं कहा। इसलिए मुझे आप अच्छे लग गए। तो ये जो है ना, कि वही व्यक्ति नियंत्रक हो सकता है, वही व्यक्ति नियंत्रक हो सकता है, नियामक हो सकता है, गाइड हो सकता है, जो सामने वाले व्यक्ति के समस्त दोष त्रुटियों को लेते हुए उसको एक्सेप्ट करते हैं। ना कि तू मेरे जैसा बन जा तब तू मेरा, और ना हुआ तो तू दूर ही रह। ऐसा नहीं होता है। तो ये जो आइडियल आदर्श होते हैं ना, उनका सबसे बड़ा गुण होता है कि उनके लाइफ में रिजेक्शन बोल के कुछ नहीं है। ठाकुर की पुण्य पोथी में ठाकुर कहते हैं ना, हो सकता है तुम गो हत्याकारी हो सकता है ब्रह्म हत्या का पाप तुम्हें लगे, हो सकता है स्त्री हत्याकारी हो, जघन्य से जघन्य पाप तुमने किया है, डोंट वरी, कम टू मी, मैं अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयास्मि मा शुचः। वो इतना अभय देते हैं कि घृण्य से घृण्य अगर मेरा भी जीवन है, फिर भी एक बार उनके पास आते हैं। वो हमारी समस्त त्रुटियों को लेकर हमें एक्सेप्ट करते हैं, छाट छूट के नहीं, समस्त कुछ लेके। और तभी हमारा रियल ट्रांसफॉर्मेशन होता है, तभी हमारा रियल संशोधन होता है। तो
और लास्ट एक मैं बात कहूं, कहते हैं ट्रांसफरेंस देन, जब ऐसा कोई व्यक्ति जीवन में मिल जाता है जो हमारे समस्त कुछ को लेकर हमें एक्सेप्ट करता है, और तब हमारे जीवन में क्या होता है, तो वहीं पे वो सिगमंड फ्रॉइड कहते हैं कि ट्रांसफरेंस देन बिकम्स द बैटलफील्ड। जब कहते हैं ना, जो दुर्बलता के विरुद्ध युद्ध, आप चाहो ना चाहो, एक बार अगर इस चक्कर में पड़ गए, मतलब चक्कर मतलब मैं कह रहा हूं कि ठाकुर के चक्कर में, अगर आप एक बार इसमें पड़ गए, आप चाहो ना चाहो, ये बैटलफील्ड में आपको युद्ध करना ही पड़ेगा। रात में नींद नहीं आएगी, मुंह से निवाला नहीं जाएगा, होगा ही। अंतर मन में विवेक वो हमेशा कांटे की तरह बिकता रहता है, वो होगा ही, चाहो ना चाहो। तो कहते हैं कि ट्रांसफरेंस देन बिकम्स द बैटलफील्ड on which all the contending force are to meet। और फिर कहते हैं कि all the symptoms of the patient have lost original meaning and have adapted themselves to a new meaning। जीवन का नया अर्थ मिलता है, जीवन को नई दिशा मिलती है। सेम वही सांसें हैं, वही ऑक्सीजन, वही कार्बन डाइऑक्साइड, वही परिवेश, वही हाथ पांव कान नाक, सब कुछ वही है, लेकिन विजन बदल जाता है। दुनिया के प्रति हमारी दृष्टिकोण बदल जाती है, लाइफ बदल जाता है। तो इसी को, ये जो अटैचमेंट है, कहते हैं इसी को योग। वो अनुलोम विलोम ये योग नहीं है, वो तो एक एक्सरसाइज है। जिस तरह से वो अगरबत्ती जलाना ये पूजा नहीं है। ठाकुर कहते हैं पूजा का मतलब पूज, संवर्धन, सेवा, कि जिनकी हम पूजा करते हैं उनके आचरणों को अपने जीवन में इम्बाइब करना, उसको बढ़ाना, दैट इज कॉल्ड पूजा। और ये अगरबत्तियाँ, ये तब सब तो उसके छोटे छोटे माध्यम हैं। अगर वो ना भी करो कोई फर्क नहीं पड़ता, इम्पार्टेशन जरूरी है। तो इसी में है, योग का मतलब है वो अनुलोम विलोम है, वो एक्सरसाइज है। योग मतलब युक्त होना, टू बी अटैच्ड। और ठाकुर कहते हैं इष्ट या आदर्श में अच्युत आनति ही है योग। और इस योग से चित्त वृत्तियों का निरोध होता है, अर्थात वृत्तियां अपने ख्याल मुताबिक चलना नहीं चाहती, चलती हैं इष्ट या इप्सित को परिपूर्ण करने के लिए। और इसीलिए योगस चित्त वृत्ति निरोधा। लेकिन मैं कहता हूं योगात चित्त वृत्ति निरोधा। योगस चित्त वृत्ति निरोधा हमें क्या सिखाया गया कि अपने चित्त वृत्तियों को नियंत्रण में करो, अपने प्रवृत्तियों को नियंत्रण में करो, देन योग होगा। मतलब क्या कि अपने रोग को सही कर लो, फिर मेडिसिन खाओ। ऐसा होता है क्या? इसलिए ठाकुर ने थोड़ा सा चेंज किया समझने के लिए। योगात चित्त वृत्ति निरोधः, मतलब योग के द्वारा चित्त वृत्तियों का निरोध होता है। पहले योग, तो पहले युक्त, पहले हम जुड़ते हैं अपने से श्रेष्ठ जो हमारा नियंत्रण कर सकते हैं, उस आदर्श के रूप में। जब हम उनको जीवन में ग्रहण करते हैं, फिर क्या होता है? तो ठाकुर जी की एक वाणी है, जीवन कैसे बदलता है जब आदर्श केंद्र में, जब अपने जीवन केंद्र में जब आदर्श स्थापित होते हैं। तो कहते हैं when the ideal is awake in man, he is active, agile, inquisitive, responsible।